जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे श्री आईएएस चैनल पर। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां आप यूपीएससी, स्टेट पीएससी एवं अदर एग्जाम्स की तैयारी बेहतर रणनीति एवं मार्गदर्शन के साथ कर सकते हैं। दोस्तों, आज यह 6 लेक्चर है और भारतीय वित्त व्यवस्था पार्ट 3 के रूप में शुरू किया है हमने। हम लोगों ने इकोनॉमिक्स के कई सारे क्लास कर चुके हैं पिछले, जिसमें बहुत सारी अवधारणाओं को और कुछ बेसिक शब्दावलियों को समझा है, जिसमें हमने एक प्रश्नावली भी की थी, जिसके माध्यम से हमने टॉपिक फर्स्ट का बहुत ही बेहतर तरीके से रिवीजन किया है। जो दोस्त आज नए जुड़े हैं वो पिछली वीडियो को जाकर अवश्य देखें, तभी उनको आगे की वीडियो में आसानी होगी अपनी समझ को विकसित करने में। कल की क्लास में हमने दोस्तों आरबीआई की स्थापना कर दी थी, जिसमें हिल्टन यंग कमीशन अ प्रॉब्लम ऑफ रूपी नाम की पुस्तक, जो अंबेडकर जी की पुस्तक है, इसका योगदान हमने देख लिया था। आज की क्लास में दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग आरबीआई के मौद्रिक पॉलिसी अर्थात मॉनेटरी पॉलिसी और आरबीआई के कुछ काम जो बैंक के रूप में करता है, कुछ और भी तरीके से काम करता है, इसके बारे में विस्तृत जानकारी के साथ हम लोग आज पढ़ेंगे दोस्तों। और जो मेरे नए दोस्त आज जुड़े हुए हैं वो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। वहाँ पर उनको समय समय पर हर 2 से 3 लेक्चर के बाद पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। वहाँ पर पीडीएफ दी भी जा रही है। वहाँ पिछले 2-5 क्लासेस की पूरी पीडीएफ दी जा चुकी है दोस्तों, और आगे की जो भी पीडीएफ बनेगी वो भी उसमें डाल दी जाएगी। इसलिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक मेरे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और पीडीएफ का लाभ उठाइए। चलिए दोस्तों, आज की हम क्लास शुरू कर। आज की क्लास पर आने से पहले दोस्तों कुछ शब्दों का मैं रिवीजन करा दूं। जो मेरे दोस्त नए जुड़े हैं वो इस चीज़ को समझ लें, क्योंकि यही शब्द लगातार अब आगे की क्लास में चलने वाले हैं। इवन कि आज भी उन शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। दोस्तों, हमने कल की क्लास में पहला जो शब्द पढ़ा था तरलता अर्थात लिक्विडिटी, जिसका सामान्य भाषा में अगर हम बात करें, जो मुद्रा की तरह कार्य कर सकती है वस्तु, अर्थात हम रुपए को ही यहाँ पर लिक्विडिटी के रूप में समझेंगे। फिर हमने प्रतिभूति की बात करी थी दोस्तों। एक ऐसा कागज होता है, एक ऐसा ऋण पत्र होता है जो सरकार जारी करती है, उसके माध्यम से वो बाजार से पैसे जुटाने का प्रयास करती है दोस्तों। ये 2 प्रकार की होती है, एक ऋण प्रतिभूति होती है और एक अंश प्रतिभूति होती है। ऋण प्रतिभूति को हम लोग डेट सिक्योरिटी कहते हैं और अंश प्रतिभूति को शेयर सिक्योरिटी कहते हैं। इस चीज़ को हम आगे की क्लास में समझेंगे कि डेट सिक्योरिटी कैसे काम करती है और शेयर सिक्योरिटी कैसे काम करती है। चलिए दोस्तों, हमने फिर कल पढ़ा था वित्तीय बाजार के प्रकार, जिसमें हमने मनी मार्केट पढ़ी थी, कैपिटल मार्केट पढ़ी थी। मनी मार्केट में आपने देखा था कि जहां पर मुद्रा अर्थात वित्त का लेन देन डायरेक्ट रूप से होता है, प्रत्यक्ष रूप से होता है, वहीं पूंजी बाजार में वित्त का लेन देन शेयर के रूप में होता है अर्थात अप्रत्यक्ष रूप से होता है, जो एक डिजिटल फॉर्म में होता है। हमने यह भी देखा था कि मुद्रा बाजार का जो नियामक होता है वो आरबीआई होता है, रेगुलेटरी बॉडी होती है। वहीं हमने देखा कैपिटल मार्केट का जो नियामक होता है वो सेबी होता है। फिर हमने दोस्तों मुद्रा बाजार में भी 2 प्रकार की बाजार देखी थी, जिसमें एक संगठित मुद्रा बाजार, दूसरी असंगठित मुद्रा बाजार। संगठित मुद्रा बाजार में दोस्तों नियम कानून लगातार बने होते हैं। उन्हीं नियमों और कानूनों का प्रयोग करके जो वित्तीय संस्थाएं हैं, जो बैंक हैं, वो हमें ऋण देती हैं या हमारी जमा को स्वीकार करती हैं, जिनमें कोई भी बदलाव की संभावना नहीं होती है बाद में। आगे हम देखते हैं असंगठित मुद्रा बाजार, जिसमें दोस्तों न तो कोई नियम होता है और न ही कोई कानून होता है, जिसमें कोई भी व्यक्ति अगर ऋण लेता है तो उसके पास कोई लिखित प्रमाण नहीं होता है कि उसने कितना ऋण लिया है और कितनी ब्याज रेट पर दिया है, जो कि एक सबसे खराब व्यवस्था मानी जाती है। वर्तमान में आज भी यह प्रचलित है, क्योंकि इसके स्वरूप में परिवर्तन केवल हुआ है, लेकिन यह व्यवस्था समाप्त नहीं हुई है। गांव के किसान आज भी अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए सेठ, साहूकार, महाजनों से ऋण लेते हैं, लेकिन वर्तमान में हम देखते हैं कि बहुत सारे गांव में, लगभग 85% गांव में महाजनी व्यवस्था समाप्त हो गई है, लेकिन उसके स्वरूप में परिवर्तन हो गया है। सीधे सीधे महाजन नहीं दिखेंगे, लेकिन वो व्यक्ति या वो किसान जब वो अपने दोस्तों से या अपने रिश्तेदारों से या किसी भी अपने मालिक से जब वो पैसा लेता है, तो वो भी इसी तरीके से असंगठित बाजार में
पैसे का लेन देन करता है, जिसका न तो कोई लिखित प्रमाण होता है कि उसने कितना ऋण लिया था, कितने महीने तक के लिए लिया था और कितनी ब्याज दर पर लिया था। इसी के माध्यम से किसानों का अधिक से अधिक शोषण किया जाता है। दोस्तों, हमें और आपको अपनी एक नैतिक जिम्मेदारी निर्वहन करने का प्रयास करना चाहिए कि जब भी आप अपने गांव में या अगल-बगल कुछ ऐसे लोगों को देखते हैं जो सामान्यतः अपने रिश्तेदारों या दोस्तों से बार-बार ऋण लेते हैं, उनको आप मोटिवेट करिए, उनको जागरूक करिए और इस व्यवस्था के दुष्चक्र का प्रभाव बताइए। साथ ही साथ उनको बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ने का प्रयास करिए। आजकल लगभग हर किसी के घर में एक एंड्रॉयड फ़ोन आ चुका है। उस एंड्रॉयड फ़ोन के साथ आप पेमेंट बैंक खोल सकते हैं, जैसे पेटीएम के ऑनलाइन बैंक्स हैं, एयरटेल के ऑनलाइन बैंक्स हैं। तो इस तरीके से आप उनको जागरूक करिए जिससे वो इस दुष्चक्र से बाहर आ सकें। ये हमारी और आपकी सभी की ये जिम्मेदारी बनती है। चलिए दोस्तों, आगे हम देखते हैं। हमने कल रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना के बारे में पढ़ा कि कैसे इसमें इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का उद्भव होता है। फिर वही इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जब काम नहीं कर पाता सही ढंग से, तो हिल्टन यंग जो अध्यक्ष होते हैं रॉयल कमीशन के, उसके द्वारा आरबीआई एक्ट 1934 लाया जाता है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अंबेडकर जी के साथ उनकी पुस्तक अ प्रॉब्लम ऑफ रूपी की होती है। फिर बाद में यही आरबीआई एक्ट बाद में हमारा 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना करता है, जिसका हमने 1949 में राष्ट्रीयकरण कर दिया था। और इंपीरियल बैंक जो उस समय सशक्त नहीं रह सका था, 1955 के बाद अर्थात 1955 में ही गोरेवाला समिति के आधार पर एसबीआई के नाम से संचालित होने लगा, जो वर्तमान में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। फिर हमने इसकी संरचना की बात कर ली थी कि इसमें एक गवर्नर होता है, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं और 10 निदेशक होते हैं। ये सारी चीज़ें हमने कल की क्लास में डिस्कस किया है बहुत ही अच्छे से। जो दोस्त आज नए जुड़े हैं वो कल की वीडियो को ज़रूर देखें, तभी उनको आरबीआई के बारे में आगे की क्लास में बहुत अच्छे से समझ में आएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको रिवीजन हो चुका होगा इतना। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में मैंने कुछ आरबीआई से जुड़े हुए कुछ फैक्ट कलेक्ट किए हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं लगातार आरबीआई कुछ दिनों से या कुछ महीनों से विवादों के कारण से भी सुर्खियों में आ रहा है। आपने सुना होगा रघुराम राजन जी का, जब उन्होंने गवर्नर पद से इस्तीफ़ा दिया। उर्जित पटेल का देख लीजिए। फिर विरल आचार्य जी की बात देख लीजिए, विरल आचार्य जो कि डिप्टी गवर्नर थे। तो क्या ऐसी बात हो रही थी जिसकी वजह से आरबीआई के गवर्नर तक ने इस्तीफ़ा दे दिया, डिप्टी गवर्नर ने दिया। इसका मतलब कहीं ना कहीं आरबीआई के अंदर संगठनात्मक रूप से या संस्थागत रूप से कोई कमी जरूर रही होगी। तो उसी की वजह से कुछ एग्ज़ाम्स या वनडे एग्ज़ाम्स में कहीं सीधा सीधा फैक्ट भी पूछा जा सकता है आपसे। तो मैंने आरबीआई के लिए कुछ फैक्ट कलेक्ट किए हैं जो आरबीआई एक्ट 1934 से संबंधित हैं। आइए दोस्तों, उस पर हम चर्चा करते हैं एक एक फैक्ट पे। ये देखिए, आरबीआई एक्ट 1934 की कुछ प्रमुख धाराएं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जैसे हम लोग संविधान को पढ़ते हैं और संविधान पढ़ते समय उसमें हम कुछ आर्टिकल्स की बात करते हैं। उस संविधान के माध्यम से हम अपने मौलिक अधिकारों को, अपने मौलिक कर्तव्यों को, डीपीएसपी को, राष्ट्रपति के, इस तरीके के तमाम प्रोविजंस के लिए हम एक एक आर्टिकल की व्याख्या करते हैं। उसी तरीके से आरबीआई का जब एक्ट बनाया गया था 1934 में, तो उसमें भी कुछ प्रमुख धाराएं रख दी गई थी कि किसी एक पर्टिकुलर धारा के अकॉर्डिंग यह काम करना है, दूसरी धारा के अकॉर्डिंग यह काम करना है। इस तरीके की कुछ विभिन्न धाराएं थी, जिसमें से कुछ मैंने महत्वपूर्ण जो मुझे धाराएं लगी उन धाराओं का यहाँ पे समावेश किया है। आइए दोस्तों, हम इस पर विचार करते हैं और एक एक धारा से, और इसी में मैं धारा 7 का जिक्र करूंगा, जिसकी वजह से डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य जी ने इस्तीफ़ा दिया था। उस मुद्दे को भी आज हम समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, पहली धारा मैंने नोट की है, धारा 4। ध्यान दीजिएगा, धारा 4 में कहा जा रहा है कि आरबीआई की पूंजी का उल्लेख अर्थात पूंजी कितनी होनी चाहिए। आपको मैंने कल की क्लास में आज की क्लास में हम उस पर डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि आरबीआई को जो अपने पास एक न्यूनतम रिजर्व कोष रखना होता है, जो सामान्यतः 200 करोड़ का होता है। इस 200 करोड़ रुपए में भी 115 करोड़ का
गोल्ड रखना पड़ता है और लगभग 85 करोड़ का फॉरेन विदेशी मुद्रा रखनी होती है दोस्तों, फॉरेन करेंसी रखनी होती है। ठीक है दोस्तों, अब समझिएगा इसको क्या कह रहा है। धारा 4 यह कहती है कि आरबीआई के पास कितनी पूंजी होगी, इसका उल्लेख धारा 4 में किया गया है, जिसमें सामान्यतः कहा गया है कि आरबीआई के पास न्यूनतम रिजर्व कोष 200 करोड़ रुपए का होना चाहिए और उस 200 करोड़ रुपए में से 115 करोड़ रुपए गोल्ड के रूप में होने चाहिए और 85 करोड़ रुपए विदेशी मुद्रा के रूप में होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे आप विदेशी मुद्रा का मतलब केवल और केवल डॉलर मत रखिएगा। हम लोग देखते हैं वैश्विक परिदृश्य में जब हम कोई आयात निर्यात की एक्टिविटी करते हैं या कोई व्यापार करते हैं तो हम लोग सामान्यतः डॉलर में ही पेमेंट करते हैं या डॉलर में ही डिमांड करते हैं। लेकिन दोस्तों ये केवल और केवल एकमात्र विदेशी मुद्रा नहीं है, और भी कई सारी विदेशी मुद्राएं हैं। वो डिपेंड करेगा कि अगर दो देश आपस में एक दूसरे की मुद्रा के साथ भी व्यापार करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे हमने 1971 के दौरान जब रसिया से एक मित्रता की संधि की थी इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के द्वारा, तो उस समय हमने रुपए और रूबल में भी व्यापार किया था। रुपए भारत की करेंसी थी और रूबल रसिया की करेंसी थी। कहने का मतलब जब हमने रसिया से कोई सामान मंगाया तो हम उसको पेमेंट डॉलर में ना करके हमने रुपए में पेमेंट किया। अब दोस्तों यहाँ पर ये क्वेश्चन बनता है कि हमने डॉलर में क्यों नहीं किया, क्या रसिया को डिमांड नहीं थी डॉलर की? तो ये दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे की बात है, जिसमें कोल्ड वार की एक थ्योरी आपने सुनी होगी, जिसमें तनाव लगातार यूएसए और रसिया के बीच में था। अर्थात पूंजीवादी विचारधारा जो कि यूएसए की थी और समाजवादी विचारधारा जो कि सोवियत संघ की थी। तो ये दोनों ही विचारधाराएं आपस में एक दूसरे की विरोधी थी। इस परिदृश्य में भी रसिया भी नहीं चाहता था कि अमेरिकी डॉलर की इतनी डिमांड हो, इसीलिए उसने कहा कि हम रुपए और रूबल में ही व्यापार करेंगे। तो अब आप यहाँ से समझ गए होंगे कि आप विदेशी मुद्रा का मतलब भारत को छोड़ के जितने भी देश होंगे वो सारे के सारे देश हमारे लिए विदेशी कहलाएंगे और वहाँ की जो भी करेंसी होगी, जो भी मुद्रा होगी, वो विदेशी मुद्रा कहलाएगी। जैसे हम जापान का येन ले सकते हैं, ब्रिटेन का हम जो है कि पाउंड ले सकते हैं, चाइना की मुद्रा को हम रेनमिनबी या युआन कहते हैं, उसको कह सकते हैं। तो इस तरीके की विदेशी मुद्राओं की बात यहाँ पे की जा रही है, लेकिन सामान्यतः हम डॉलर को ही प्रेफरेंस देते हैं वर्तमान समय में। आई होप कि आपको धारा 4 समझ में आ गई होगी दोस्तों। अब हम धारा 7 की बात करते हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ध्यान से समझना दोस्तों, ये धारा 7 मैंने पहले ही लिख रखा है इम्पॉर्टेंट। सरकार आरबीआई को कार्यप्रणाली, ऋण आदि के संबंध में निर्देश दे सकती है। इस वर्ड पे फोकस करिएगा दोस्तों। आप देख रहे हो कि निर्देश दे सकती है, जिस पर वर्तमान में विवाद हुआ और आरबीआई की स्वायत्तता के प्रश्न पर ही डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य जी ने इस्तीफा दिया। दोस्तों हुआ क्या था, अभी चर्चा हो गई थी कि क्यों डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य जी ने जो है कि इस्तीफा दिया। 1934 में जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो उन्होंने अपने प्रॉफिट के लिए आरबीआई एक्ट में यह चीज़ मेंशन कर दी थी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट आपको निर्देश दे सकती है, अर्थात सरकार आपको निर्देश दे सकती है कि आप किस तरीके से काम करेंगे, क्या आपकी कार्यप्रणाली होगी और किसको किसको आप ऋण दे सकते हैं, किसको ऋण नहीं दे सकते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने प्रॉफिट के लिए आरबीआई एक्ट में ऐसी बातों का समावेश किया था, लेकिन वर्तमान समय तक भी उस एक्ट में कोई संशोधन नहीं किए जाने पर वर्तमान भारतीय सरकार अर्थात मोदी सरकार के द्वारा इस एक्ट का प्रयोग किया गया, जिसका विरोध किया विरल आचार्य जी ने। उन्होंने कहा कि आरबीआई एक ऑटोनॉमस बॉडी है, एक स्वायत्त बॉडी है। अगर आप इसको निर्देश देने लगेंगे तो कहीं ना कहीं आरबीआई का भी राजनीतिकरण हो जाएगा और राजनीतिक हस्तक्षेप होने की वजह से आरबीआई अपने जो मूलभूत कार्य हैं जैसे मॉनेटरी पॉलिसी, करेंसी छापना, ये सारे काम नहीं कर पाएगी और राजनेताओं के दबाव में आ जाएगी। तो इसी वजह से उन्होंने स्वायत्तता का प्रश्न उठाया कि आरबीआई की स्वायत्तता को बनाए रखना जरूरी है। लेकिन सरकार ने कहा कि साहब आप यहाँ पे धारा नंबर 7 को पढ़िए, जिसमें लिखा है कि सरकार निर्देश दे सकती है। क्या दे सकती है? निर्देश दे सकती है। और इसी विवाद की वजह से विरल आचार्य जी ने इस्तीफा दे दिया।
तो अब आपसे एक सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों कि अभी हाल ही में विरल आचार्य जी ने इस्तीफा दिया था डिप्टी गवर्नर के पद से, किस धारा को लेकर विवाद था? तो आपसे धारा 4, धारा 7, धारा 8, धारा 12 कुछ भी एग्जाम्पल में रख देगा ऑप्शन में, और आपका उत्तर क्या होगा? धारा 7। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं हम। आगे देखिए, धारा 8 में लिखा हुआ है कि आरबीआई की स्थापना का उल्लेख केंद्रीय बैंक, दोस्तों केंद्रीय बैंक को ही हम आरबीआई कहते हैं। केंद्रीय बैंक का मतलब देश की एक सर्वप्रमुख और सर्वोच्च बैंक होती है, उसी को हम केंद्रीय बैंक कहते हैं, सेंट्रल बैंक कहते हैं, जिसको हिंदी में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अर्थात आरबीआई कहते हैं। इसकी स्थापना का उल्लेख किया गया है। धारा 17 में इसके कामकाज का वर्णन किया गया है कि ये किस प्रकार से काम करेगी। धारा 18 में बैंकों के लिए आपातकालीन ऋण जारी करने की शक्ति। दोस्तों कभी कभी होता है कि बैंक घाटे में चली जाती हैं या आर्थिक संकट आ जाता है या आर्थिक मंदी आ जाती है। ऐसी स्थिति में धारा 18 में उल्लेख किया गया है कि बैंकों के लिए आपातकालीन ऋण दे सकती है। इस समय कोरोना के समय में भी आर्थिक संकट बना हुआ है, तो आरबीआई के द्वारा लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि किसी भी तरह हम बैंकों की सहायता कर दें, अर्थात आपातकालीन सहायता करें। फिर दूसरा चीज़ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, धारा 21 को मैंने फिर जो है कि इम्पॉर्टेंट बताया है, इसलिए बताया, इसमें भी लिखा है भारत सरकार द्वारा बैंकिंग मामलों का संचालन, अर्थात यह बिंदु भी और यह बिंदु धारा 7 ये दोनों ही आरबीआई अर्थात केंद्रीय बैंक की स्वायत्तता पे प्रश्न उठाती है। धारा 7 में निर्देश देने की बात कही जा रही थी, जो स्वायत्तता को लेकर प्रश्न उठाती है, और यहाँ भी भारत सरकार के द्वारा बैंकिंग मामलों का संचालन करने की बात की जा रही है। अर्थात कहने का मतलब है कि धारा 21 में भी भारत सरकार को यह शक्ति प्रदान है कि कैसे वो आरबीआई अर्थात बैंकिंग कार्यों का संचालन कर सकती है। फिर दोस्तों धारा 22 आप देख रहे हैं, जिसमें जो हम नोट देखते हैं अर्थात जो करेंसी हमारे पास आती है वो नोट जारी करने का विशेषाधिकार होता है। और आप सभी लोगों को लगभग पता होगा कि जो नोट 1 रुपये का जो नोट होता है उसको कौन जारी करता है? वित्त सचिव, अर्थात यह सरकार के द्वारा जारी किया जाता है। वित्त मंत्रालय के जो वित्त सचिव होते हैं उनके उस पर सिग्नेचर होते हैं। लेकिन 1 रुपये से अधिक की जितनी भी करेंसी हैं, 2 रुपये से लेकर 2000 तक के बीच में, उन सभी करेंसी पर किसके सिग्नेचर होते हैं? तो हमारे आरबीआई के गवर्नर, जो वर्तमान में शक्तिकांत दास जी हैं। फिर दोस्तों धारा 42 एक है, जिसमें लिखा हुआ है कि अनुसूचित बैंक। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जैसे शब्द सुने थे, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, ये शेड्यूल बैंक कैसे होते हैं? तो दोस्तों कल की क्लास में ये टॉपिक जरूर आ जाएगा। अभी बस आप इसको जान लीजिए कि अनुसूचित बैंक किसे कहते हैं। बस अनुसूचित बैंक के नगद भंडार के रूप में होता है, अर्थात जो बैंक हम देखते हैं एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा या जितने भी ये बड़े बड़े बैंक हैं, छोटे छोटे बैंक जो आपके साथ मांग और जमा का व्यवहार करते हैं, अर्थात आप उनसे जो है कि ऋण ले सकते हैं और वहाँ पर अपना डिपॉजिट भी कर सकते हैं पैसा। तो ऐसे बैंकों को हम अनुसूचित बैंक कहते हैं। बहुत संक्षेप में जानिए, अभी आगे हम इसकी बहुत विस्तृत चर्चा करेंगे कि अनुसूचित बैंक किसे कहते हैं, कैसे उनकी कार्यप्रणाली होती है, उनकी टैक्स रेट कैसे तय होती है। बहुत अच्छे से इसके बारे में हम बहुत आराम से समझते हुए चलेंगे। और धारा 46 एक मुझे लगा जो आप हमेशा सुनते होंगे कि बैंकों को सीआरआर अपना मेंटेन रखना पड़ता है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे आगे। मुझे उम्मीद है दोस्तों अब आपको ये पॉइंट समझ में आ गए होंगे। आरबीआई एक्ट 1934 की कुछ प्रमुख धाराएं हैं। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं हम। मैंने कुछ और फैक्ट कलेक्ट किए हैं। ये छोटे छोटे फैक्ट हैं दोस्तों जो कभी पूछ देते हैं वनडे कंपटीशन में, जैसे एसएससी में आ जाते हैं, लेखपाल की भर्ती में आ जाते हैं, ग्राम विकास अधिकारी में आ जाते हैं, यूपी SSSC के एग्ज़ाम्स में आ जाते हैं, बिहार एसआई के एग्ज़ाम में आ जाते हैं। तो ये छोटे छोटे कुछ क्वेश्चन हैं। आरबीआई से संबंधित प्रमुख तथ्य और हैं दोस्तों। लिखा है सिक्कों की जो ढलाई, आप जो कॉइन यूज करते हैं 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, ये जो सिक्के होते हैं कॉइन्स, इनकी ढलाई केवल और केवल 4 जगह होती है। कितनी जगह होती है दोस्तों? 4 जगह होती है। इन जगहों के नाम देख लीजिए। एक तो मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता और नोएडा। दोस्तों ये वह 4 जगह हैं जहां पर इन सिक्कों की ढलाई की जाती है। और करेंसी नोट का एक प्रेस होता है जो कि हमारे नासिक यानी महाराष्ट्र में है, और इंडिया सिक्योरिटी प्रतिभूति प्रेस, यह भी नासिक अर्थात महाराष्ट्र में है।
ध्यान देना, मैंने कल आपको सिक्योरिटी पढ़ाई थी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी पढ़ाई थी, जो लिक्विडिटी के चैप्टर में थी, टॉपिक में थी। तो ये उसी सिक्योरिटी से रिलेटेड है। और अगला, ये जो सिक्योरिटी बनती हैं तो उनके लिए कोई पेज भी तो होगा, तो उस पेज का जो पब्लिक होता है वो एक मिल में होता है, सिक्योरिटी पेपर मिल, जो कि मध्य प्रदेश के होशंगाबाद ज़िले में है। जैसे आप जिस करेंसी का प्रयोग कर रहे हैं वो भी तो किसी एक कागज़ की बनी होगी, तो उसकी भी जो है कि आप लोग सर्च करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि जो हमारे करेंसी नोट होते हैं उसका प्रेस कहाँ पर है। मैंने जानबूझ के इसमें नहीं लिखा है, मुझे पता है कि आप लोग भी इसको सर्च करके ज़रूर कमेंट बॉक्स में सही उत्तर करेंगे। चलिए दोस्तों, आज की हम मुख्य क्लास का शुरुआत करते हैं कि आरबीआई के बारे में हमने पढ़ा कि आरबीआई की स्थापना हिल्टन यंग अध्यक्ष साहब के नेतृत्व में हुई। वहीं हमने देखा कि आरबीआई एक्ट 1934 से कुछ प्रमुख धाराएं, जिसमें आज धारा 7 को जरूर याद रखिएगा दोस्तों, और धारा 21 को, ये दोनों ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्वायत्तता को लेकर प्रश्न खड़ा करती हैं। और धारा 7 की वजह से ही डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य जी ने इस्तीफा दिया था। फिर हमने आरबीआई से संबंधित कुछ प्रमुख तथ्य यहाँ पे देख लिए, सिक्कों की ढलाई, सिक्योरिटी पेपर, ये तमाम चीज़ें। अब हम मुख्य बात पे आते हैं कि आरबीआई काम कैसे करती है दोस्तों। उसके कुछ कार्य तो होंगे, खाली तो नहीं बैठेगी। तो उसके दो प्रमुख कार्य होते हैं, एक होता है केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य करना और एक होता है विकासात्मक कार्य करना। केंद्रीय बैंक का मतलब कि एक वो सेंट्रल बैंक के रूप में काम करती है, जो देश की सर्वोच्च बैंक मानी जाती है। तो आइए दोस्तों, पहले हम केंद्रीय बैंक के रूप में हम इसके कार्यों को देखते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, ध्यान देना दोस्तों, केंद्रीय बैंक के रूप में अगर हम पहला काम देखते हैं तो आरबीआई क्या करती है, जो हमारी और आपकी जेब में जो नोट होते हैं उनको जारी करने का काम। तो ध्यान देना दोस्तों, कागजी मुद्रा, जो कागजी मुद्रा का मतलब 2 रुपये से लेके आगे तक के, इवन 1 रुपये का भी मुद्रा ये छापती है, लेकिन इस पर सिग्नेचर गवर्नर के नहीं होते हैं, बल्कि वित्त मंत्रालय के वित्त सचिव के होते हैं। उनको जारी करना, अर्थात कागजी मुद्रा को ये जारी करती है, जिसके लिए ये कब जारी कर सकती है, जिसके लिए न्यूनतम रिजर्व कोष 200 करोड़ रुपए का होना चाहिए। मैंने यही चीज़ ऊपर आपको बताई थी कि 200 करोड़ रुपए का होना चाहिए न्यूनतम रिजर्व कोष, जिसमें दोस्तों 115 करोड़ रुपए का गोल्ड होता है और 85 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा। मुझे उम्मीद है कि अब आप समझ गए होंगे कि विदेशी मुद्रा का मतलब क्या होता है। विदेशी मुद्रा केवल और केवल आपकी डॉलर नहीं है, वो एक प्रकार हो सकता है, लेकिन और भी मुद्राओं को हम क्या कहेंगे, विदेशी मुद्रा कहेंगे। जैसे इंग्लैंड की मुद्रा हो सकती है, जापान की हो सकती है, उत्तर कोरिया की हो सकती है, चाइना की हो सकती है, रसिया की हो सकती है, इवन कि पाकिस्तान की मुद्रा को भी हम विदेशी मुद्रा में ही काउंट करेंगे। लेकिन पाकिस्तानी मुद्रा का नाम रुपए है, जैसे भारत की मुद्रा का नाम रुपए है। तो पहला काम आपने देखा दोस्तों कि कागजी मुद्रा को जारी करना, लेकिन जारी कब करेगी, जब उसके पास मिनिमम से मिनिमम 200 करोड़ रुपए का रिजर्व होना चाहिए। वो भी कैसा, 115 करोड़ का गोल्ड कम से कम और 85 करोड़ की विदेशी मुद्रा। वो चाहे तो इससे अधिक भी रख सकती है। दूसरे पॉइंट पे आते हैं दोस्तों, बैंकों का नियमन करना। दूसरा पॉइंट समझिएगा, बैंकों का नियमन। अब मुझे उम्मीद है कि अब आप नियमन अर्थात जो रेगुलेटरी बॉडी होती है उससे आप समझ गए होंगे। नियमन का मतलब किसी संस्था के द्वारा कुछ नियम और कानून बनाए जाते हैं, और अगर उन कानूनों और नियमों का पालन नहीं किया जाता है तो कार्रवाई भी होती है। कहने का मतलब, जो छोटी छोटी हमारी जो बैंक हैं, जिसमें हम एसबीआई देख लेते हैं, पीएनबी देख लेते हैं, या जितनी भी कमर्शियल बैंक होंगी, या बैंक ऑफ बड़ौदा हो गई, या आईडीबीआई बैंक हो गई, इस तरीके की बैंक दोस्तों, इन बैंकों का नियमन कौन करेगा, आरबीआई करेगा। क्योंकि आरबीआई सर्वोच्च बैंक होती है और उसी के द्वारा नियम बनाए जाते हैं कि कितनी आप रेपो रेट रखोगे, कितना आप सीआरआर रखोगे, कितना आप एसएलआर रखोगे। ये सारी नियम जो है कि आरबीआई बनाती है, और इन्हीं नियमों के माध्यम से इन बैंकों का वो नियमन करती है, अर्थात ये देखती है कि क्या ये बैंक सही तरीके से काम कर रही हैं या नहीं। और जब इनमें, इन छोटी छोटी बैंकों में जब राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़ जाता है तो ये बैंक घोटाले या दिवालिये की ओर बढ़ जाती हैं, अर्थात वो दिवालियापन में आ जाती हैं। तीसरे पॉइंट की बात करें दोस्तों, तो ये बैंकों का बैंकर होना है। अब इस शब्द को बड़े आराम से समझिएगा आप कि बैंकों का बैंकर, जैसे आपसे पूछा जाता है कि क्या आपके पास खाता है, तो आप कहते हैं ज़रूर, मेरे पास एक बैंक अकाउंट नंबर है।
आप उसका क्या करते हैं? तो आप जवाब देंगे सर कि उस अकाउंट में हम जाकर या तो पैसा जमा करते हैं या ज़रूरत पड़ने पर अपने पैसे निकाल लेते हैं, या और ज़रूरत पड़ने पर हम उससे ऋण भी ले लेते हैं, अर्थात लोन ले लेते हैं। तो दोस्तों उसी प्रकार से जैसे हम अपनी बचत को अपने बैंकों में जाके जमा करते हैं, उसी प्रकार से जो बैंक होती हैं उनकी भी तो कुछ बचत होती होगी, वो भी तो कुछ पैसा कमाते होंगे प्रॉफिट के रूप में। वो अपना पैसा कहाँ रखें कि उनके पैसे भी डबल हो, अर्थात उनके पैसे भी और बढ़ें। तो उनके लिए भी एक बैंक होती है जिस बैंक का नाम आरबीआई होता है। इसीलिए दोस्तों मैंने क्या लिखा है यहाँ पे कि बैंकों का ये बैंकर है, बैंकों का बैंकर, जहाँ पे आरबीआई के पास सभी बैंक जमा करते हैं अपना पैसा, आरबीआई से ऋण भी ले लेते हैं आपातकालीन स्थिति में, और आरबीआई द्वारा मौद्रिक विषयों पर विचार विमर्श करते हैं। ध्यान देना, मौद्रिक विषय जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, मौद्रिक विषय आपका बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आरबीआई का सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क यही है, जिसको हम विस्तार से कल की क्लास में बहुत अच्छे से समझेंगे। तो आप समझ गए दोस्तों बैंकों का बैंकर कैसे होता है, क्योंकि बैंकों के पास भी पैसे होते हैं तो वो भी अपना पैसा जमा करना चाहते हैं। साथ ही दोस्तों यह सरकार अर्थात केंद्र या राज्य सरकारों का भी बैंकर होता है, केंद्र या राज्य सरकारों का भी बैंकर, जैसे भारत सरकार हो गई, उत्तर प्रदेश सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, बिहार सरकार, इस तरीके की ये सरकारें भी क्या करती हैं, आरबीआई के पास ही कुछ अपना पैसा जमा कर देती हैं या अपना वहाँ से पैसा ले लेती हैं। वहीं दोस्तों विदेशी विनिमय बाजार का नियमन करना। दोस्तों अभी बस आप यहाँ पर यह समझ लीजिए कि विदेशी विनिमय का मतलब क्या होता है। जब आप सुनते होंगे कि डॉलर की कीमत रुपए की तुलना में बढ़ गई या फिर घट गई, या आप सुनते होंगे कि हमारा रुपया 5 पैसे सस्ता हो गया या 5 पैसे महंगा हो गया। इसका मतलब इन दर का जो निर्धारण होता है, विदेशी विनिमय का जो निर्धारण होता है, वो आरबीआई के द्वारा किया जाता है। तो उसी का ये नियमन करती है दोस्तों। दूसरा अगला एक इसका काम है दोस्तों कि बैंकों को लाइसेंस देना। जब आप देखते होंगे कि सरकार के द्वारा यह प्रयास किया जाता है कि सुदूर क्षेत्रों में या ग्रामीण क्षेत्रों में हम कई सारी बैंकों की शाखाएं खोलने का प्रयास करेंगे, तो जब वो शाखाएं खोल दी जाती हैं तो उनको कार्य करने के लिए एक लाइसेंस लेना होता है, और वह लाइसेंस दोस्तों आरबीआई देता है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि सर एसबीआई की अगर कहीं पर भी ब्रांच खुलेगी तो क्या बार बार हर ब्रांच को लाइसेंस लेना होगा, या केवल एक बार एसबीआई ने ले ली है 1955 में लाइसेंस तभी चलेगा? तो इसका जवाब होगा दोस्तों हर एक छोटी से छोटी ब्रांच को भी लाइसेंस लेना पड़ता है। अर्थात अगर आपके गांव में एसबीआई ने 2 ब्रांच खोली हैं तो उन दोनों ब्रांच को आरबीआई से जो है कि क्या लेना होगा, लाइसेंस लेना होगा। तो आप समझ गए, जितनी अधिक बैंकें हम खोलेंगे गांव के क्षेत्रों में, शहरों के क्षेत्रों में, तो उन बैंकों को लाइसेंस भी लेना पड़ता है, और वो लाइसेंस आरबीआई देता है। उसी के पश्चात वो बैंक सारा काम करती हैं। अगला एक पॉइंट है दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करना। क्या करना दोस्तों, अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करना। आपने सुना होगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जब मीटिंग होती है जो देवास में होती है, दावोस में सॉरी, स्विट्जरलैंड में है, या इस तरीके की, तो वहाँ पे प्रधानमंत्री जी के साथ एक हमारे गवर्नर जी भी जाते हैं। कौन से गवर्नर, आरबीआई के गवर्नर। या फिर जब कभी भी पूरे विश्व के सभी सेंट्रल बैंक या केंद्रीय बैंकों के गवर्नर की जब मीटिंग होती है तो भारत की ओर से हमारे आरबीआई गवर्नर जाते हैं। अर्थात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय अर्थव्यवस्था का वो रिप्रेजेंटेशन करते हैं वहाँ पर। और एक लास्ट इसका जो महत्वपूर्ण काम है दोस्तों, काम तो और भी हैं, छोटे छोटे भी हैं, लेकिन जो मुझे मुख्य लगे वो मैंने नोट किए हैं कि मौद्रिक नीति, मात्रा पे ध्यान मत दीजिएगा दोस्तों, थोड़ी सी गलत हो गई है, मौद्रिक नीति की समीक्षा करना जो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है दोस्तों। इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग पीडीएफ निकाल के, या अगर आप क्लास की तरह नोट्स बना रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, आप मेरे साथ साथ नोट्स बनाते चलिए। तो मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है उसकी ये रिव्यू करती है, और जिसके लिए एक कमेटी होती है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जिसको हम एमपीसी के रूप में जानते हैं, और इसको हम आगे ज़रूर पढ़ेंगे। तो दोस्तों ये तो था आपके केंद्रीय बैंक के रूप में इसके कार्य, इसके ये कार्य केंद्रीय बैंकों के रूप में थे। अब हम बात करेंगे दोस्तों वित्तीय अर्थात विकासात्मक कार्य। दोस्तों केवल ये आरबीआई केंद्रीय बैंक का ही काम नहीं करती है, ये कुछ डेवलपमेंट से रिलेटेड भी काम करती है कि कैसे हम अपनी आर्थिक व्यवस्था को, कैसे हम अपनी वित्तीय व्यवस्था में और सुधार करें और जो है कि उसको एडवांस करें।
तो उसी के लिए ये वित्तीय व्यवस्था का आधुनिकीकरण करती है। क्या करती है? आधुनिकीकरण। अब आधुनिकीकरण करने का मतलब, जैसे मान लीजिए पहले के ज़माने में, अर्थात कि आप 25 साल 30 साल पहले अगर आप सोचिए, तो बैंकों में केवल एक कंप्यूटर होता था और बाकी सभी कर्मचारी अपने मैनुअली वर्क करते थे। मैनुअली मतलब हाथ से लिखते थे कॉपी पे, सारा हिसाब जो है कि हाथों से लिखते थे पेन से यूज करके। लेकिन उसका मॉडर्नाइजेशन किया गया आरबीआई के द्वारा सरकार के सहयोग से, और लगभग लगभग आज सभी बैंकों में सभी वर्क जो है कि कंप्यूटर से कर दिए गए हैं दोस्तों। तो ये आधुनिकीकरण का किया गया है। वहीं आप दूसरा देखेंगे, वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहन प्रदान करना। मैंने आपको समावेशन या वित्तीय समावेशन के बारे में छोटी सी जानकारी दी थी कि जब हम वंचित वर्गों को, जैसे मान लीजिए आपके उस वंचित वर्ग में कौन आएगा? कृषक आ सकता है, या छोटे छोटे जो है कि मजदूर आ सकते हैं, जो अपनी बचत का कुछ पैसा क्या करते हैं? बैंकों में रखना चाहते हैं, लेकिन उनके आसपास कोई बैंक नहीं होती है। तो ऐसे लोगों को जब हम बैंकिंग सुविधाएं प्रदान कर देते हैं, बैंक खोल देते हैं या इनको बैंकों से जोड़ देते हैं, इनके खाते ओपन कर दिए जाते हैं, इनको डेबिट कार्ड दे दिया जाता है, क्रेडिट कार्ड दे दिया जाता है, और इनको ज़रूरत पड़ने पर ऋण भी मिलता है। तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि यह वंचित वर्ग अब बैंकिंग संस्थाओं से जुड़ गया है। तो इसी को हम कहते हैं वित्तीय समावेशन। चलिए दोस्तों, आगे एक अगले पॉइंट पे हम देखते हैं कि बचत को निवेश में परिवर्तित करना। दोस्तों, इस पे मैं चर्चा ज़्यादा नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही आय के चक्रीय प्रवाह में, जब हाउस होल्ड और फर्म के बीच में वित्तीय संस्था अर्थात आय का जो द्विचक्रीय प्रवाह है, कौन सा चक्रीय प्रवाह? 2 चक्रीय प्रवाह जो है उसको आप आराम से देख लीजिएगा। शायद वो लेक्चर नंबर 3 में आपको मिलेगा दोस्तों, वहाँ जाके आप ज़रूर देख लीजिएगा, जिससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और नए दोस्त भी ज़रूर देखें उसको। आय के द्विचक्रीय प्रवाह में मैंने बताया था कि किस तरीके से फर्म और हाउस होल्ड अर्थात परिवार के बीच में वित्तीय संस्था की भूमिका महत्वपूर्ण है, जो बचत को निवेश में बदल देती है। और आखिरी एक पॉइंट है दोस्तों, वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देना। वित्तीय साक्षरता का मतलब जो वित्त से संबंधित, इस एक्टिविटी से संबंधित जो साक्षरता होती है कि कैसे पैसे को जमा किया जाता है, कैसे आप लोन ले सकते हैं, कैसे आप अपने खाते को ओपन करा सकते हैं, कैसे आप अपने खाते को मोबाइल से जोड़ सकते हैं, ये सारी एजुकेशन देना। तो ये कुछ इसके विकासात्मक कार्य थे दोस्तों। चलिए, अब आपको ये चीज़ समझ में आ गई होंगी कि किस तरीके से आरबीआई ये कार्य करती है। हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और हम देखते हैं मौद्रिक नीति, जो बहुत ही महत्वपूर्ण इसके टॉपिक में आती है। दोस्तों, मौद्रिक नीति ही आरबीआई के सबसे महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, और इसको हम बहुत डिटेल से और बहुत ही शानदार तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। यकीन मानिए दोस्तों, इससे सरल भाषा में आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेगा। चलिए दोस्तों, देखिए मौद्रिक नीति में होता क्या है। अगर आप शब्द को पकड़िए, मौद्रिक किससे बना होगा? मुद्रा से बना है, या इसके इंग्लिश वर्ड की अगर हम बात करते हैं तो मॉनेटरी कहते हैं हम इसको, जो कि मॉनेटरी भी मनी से बना है। तो कहीं ना कहीं हम मुद्रा की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों? हम मुद्रे की बात कर रहे हैं, अर्थात मनी की बात कर रहे हैं। और आइए दोस्तों, मैं बता रहा था आपको कि जो मौद्रिक वर्ड लिखा हुआ है, ये कहीं ना कहीं मुद्रा से ही निकला है ये वर्ड, या इसका जो इंग्लिश वर्ड होता है वो भी मनी से ही निकला है, मॉनेटरी वर्ड भी मनी से निकला है। तो अब आपकी चीज़ समझ में आई, ये बात आ रही होगी कि इसमें किसकी नीति की हम बात करेंगे? मुद्रा की, अर्थात जो मनी है उसके उपयोग या दुरुपयोग से संबंधित हम नीति की बात करेंगे। और आपको छोटे से ही, बचपन से ही सिखाया जाता होगा आपके घरों में कि मनी या रुपए का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। तो सीधा अर्थ हम यहाँ पे निकाल सकते हैं कि मनी के हम उपयोग की बात करेंगे, मनी के सदुपयोग की बात करेंगे। अर्थात हम मुद्रा से संबंधित कुछ ऐसी नीतियाँ बनाएंगे जिससे मुद्रा का सदुपयोग होता जाए और मनी से मनी बने, अर्थात रुपए से रुपए बने। इन सारी चीज़ों को हम बात करेंगे, जो कि एक मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। आइए दोस्तों, होता क्या है इसको हम समझ लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला पॉइंट है कि आरबीआई अर्थात केंद्रीय बैंक के द्वारा मुद्रा के प्रवाह को नियंत्रित किया जाता है इसके अंतर्गत। यानी कि अगर आपकी जेब में बहुत अधिक रुपए हो जाए, जैसे मान लीजिए आप इंटर क्लास के स्टूडेंट हैं और आपको 100 रुपये आपकी पॉकेट मनी के रूप में मिलती है, तो आप नियंत्रित होकर अपने खर्चे को चलाते हैं। लेकिन अगर वही आपको 100 रुपये की जगह 1000 रुपये पर डे आपको पॉकेट मनी मिलने लगे, तो मुद्रा का प्रवाह
अधिक हो गया कि नहीं हो गया। और जब आपके पास पैसे अधिक हो जाएंगे तो आप उल्टी सीधी डिमांड करेंगे, यानी जो आवश्यक है वो तो करेंगे ही करेंगे और जो गैर आवश्यक डिमांड है उसको भी करने लगेंगे, और जिससे मुद्रा का दुरुपयोग होगा। तो इसीलिए आपके घरों में आपको 100 रुपये पॉकेट मनी अगर दी जाती है तो इसका मतलब पेरेंट्स ये चीज़ जानते हैं कि मुद्रा का प्रवाह इन बच्चों के पास नियंत्रित अवस्था में रखिए। तो उसी तरीके से आरबीआई भी क्या करती है, मुद्रा का प्रवाह नियंत्रित रखती है। अब दोस्तों ये दिमाग में आएगा कि ये नियंत्रित रखती है लेकिन कहाँ पर है, तो दोस्तों ये देश के अंदर अर्थात हम कह सकते हैं कि जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसमें जो है कि ये मुद्रा के प्रवाह को ज़्यादा नहीं होने देती है, अर्थात एक निश्चित मात्रा में ही ये करेंसी को सर्कुलेट कराती है। जैसे कई लाख करोड़ रुपए जो है कि पूरी तरीके से हमारी अर्थव्यवस्था में सर्कुलेट कराती है, और उससे अगर ज़्यादा हो जाएगा तो तो कई सारी गैर आवश्यक डिमांड भी बढ़ जाएंगी, जिसकी वजह से मुद्रा स्फीति का खतरा बढ़ जाएगा। आगे समझेंगे आप इस शब्द को। देखिए दोस्तों, ब्याज दर, अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, ब्याज दर, साख, मुद्रास्फीति अर्थात महंगाई। आगे देखिए दोस्तों कि ब्याज दर, साख, मुद्रास्फीति दर को नियंत्रित करते हुए मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित किया जाता है। एक ये भी मौद्रिक नीति का काम है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, इंग्लिश में मुद्रास्फीति को इन्फ्लेशन कहते हैं, लेकिन अगर सामान्य शब्दों में या किसी आम व्यक्ति को बताना हो जो अर्थव्यवस्था नहीं जानता है तो उसको हम महंगाई कहेंगे, और महंगाई से आप लोग सभी लोग परिचित होंगे। तो क्या कह रहा है, महंगाई की दर को हमें नियंत्रित करना होता है। और हमेशा हम लोग कहते हैं कि साहब ये सामान तो आप बहुत महंगा दे रहे हैं, यानी आप भी चाहते हैं कि वो महंगाई कंट्रोल रहे, बहुत ज़्यादा महंगा ना मिले सामान, हमें उतना ही महंगा मिले जितना हम अफोर्ड कर सकते हैं। तो हम कहते हैं ना बहुत महंगा दे रहे हैं आप ये सामान। तो इसी तरीके से आरबीआई भी क्या करती है, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करती है, अर्थात महंगाई को नियंत्रित करती है। और उसी के साथ जो मुद्रा की आपूर्ति होती है अर्थव्यवस्था में उसको भी नियंत्रित करती है। मान लेते हैं अगर आप किसी शर्ट को लेने जाते हैं और वो शर्ट 600 रुपये में है, तो आप कहते हैं साहब बहुत महंगा है, क्योंकि आपकी जेब में 400 रुपये हैं, तो आप कोशिश करोगे 400 रुपये वाली शर्ट ले लें। लेकिन अगर आपकी जेब में 1000 रुपये हो गए, 400 से बढ़ के 1000 हो गया, यानी कि मुद्रा का प्रवाह अधिक हो गया, तो फिर आप उसकी महंगाई की बात ही नहीं करोगे, फिर आप 600 रुपये वाली ही नहीं बल्कि 800 रुपये वाली शर्ट खरीद लोगे। इसका मतलब क्या हो गया कि उस शर्ट की कीमत और बढ़ गई, यानी महंगाई बढ़ गई। कैसे बढ़ गई, जब आपकी जेब में मुद्रा की आपूर्ति अधिक थी। और यहाँ पे आरबीआई क्या कहती है कि जब मैं इसी मुद्रा की प्रवाह को नियंत्रित करूंगा तो महंगाई की दर भी नियंत्रित हो जाएगी। सीधा सा अर्थ है दोस्तों कि जब आपके पास पैसे अधिक होते हैं तो आप वस्तुओं की डिमांड अधिक करते हैं, और जब डिमांड अधिक होती है तो उन वस्तुओं की कीमत लगातार बढ़ती चली जाती है। लेकिन जब आप डिमांड नहीं करते हैं तो उन वस्तुओं की कीमत कम हो जाती है। अगले पॉइंट पे देखते हैं हम दोस्तों, आरबीआई द्वारा राजकोषीय नीति के साथ तालमेल बनाए रखना होता है, साथ ही साथ आर्थिक समृद्धि, इकोनॉमिक ग्रोथ में वृद्धि भी करनी होती है। अब ये शब्द जो आया दोस्तों, राजकोषीय नीति, जिसको हम लोग फिस्कल पॉलिसी कहते हैं, ध्यान देना दोस्तों, एक होती है मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी, और एक होती है राजकोषीय नीति, फिस्कल पॉलिसी। दोनों में एक सामान्य सा अर्थ है। मौद्रिक नीति अर्थात मॉनेटरी पॉलिसी को आरबीआई बनाती है, और जो फिस्कल पॉलिसी होती है वो गवर्नमेंट बनाती है। अब दोनों में डिफरेंस यहाँ पे हो जाता है दोस्तों। आरबीआई चाहती है कि महंगाई ना बढ़े, उस महंगाई को रोकने के लिए वो करेंसी को रोकती है कि बाजार में अर्थात अर्थव्यवस्था में बहुत अधिक पैसा ना पहुँचे। लेकिन सरकार चाहती है राजकोषीय नीति बनाकर कि हम अधिक से अधिक कल्याण करें लोगों का, और कल्याण करने के लिए वो अर्थव्यवस्था में बहुत अधिक पैसा पहुंचा देती है, जिसकी वजह से लोग जब डिमांड करने लगते हैं तो महंगाई बढ़ जाती है। तो ऐसी स्थिति में आरबीआई और सरकार के बीच में कॉन्ट्राडिक्शन होता है, एक विरोधाभास होता है कि आरबीआई महंगाई को रोकने का प्रयास कर रही है, मुद्रास्फीति रोकने का प्रयास कर रही है, लेकिन सरकार कल्याणकारी कार्यों में अधिक से अधिक खर्च करके महंगाई को लगातार बढ़ा दे रही है। तो इसी लाइन को मैंने लिखा है कि राजकोषीय नीति के साथ तालमेल बनाए रखना, अर्थात जो इन्फ्लेशन है वो कम ही रहे, बढ़ ना पाए, इसको कंट्रोल करना। और जो कि बहुत ही चैलेंजिंग काम होता है दोस्तों। आरबीआई को न तो कोई चुनाव लड़ना होता है न कुछ, वो केवल और केवल सैद्धांतिक तौर से काम करती है कि महंगाई न बढ़ सके। लेकिन सरकार को चुनाव भी लड़ना होता है,
सरकार को अपनी सत्ता भी बनाए रखनी होती है और सरकार को जनता का कल्याण भी करना होता है। इसी वजह से सरकार न चाहते हुए भी बहुत सारे पैसे व्यय करती है कल्याणकारी कार्यों पर, जिससे लोगों के पास जब पैसा अधिक मात्रा में पहुंचता है तो डिमांड होने लगती है और फिर उसी वजह से डिमांड की वजह से क्या होता है, कीमत बढ़ जाती है। आगे दोस्तों हम इन्फ्लेशन के चैप्टर में पढ़ेंगे कि किस तरीके से महंगाई बढ़ती है। इसके दो कारण होते हैं, लेकिन अभी हम यहाँ पे बस एक शॉर्ट जानकारी ले चुके हैं। तो अब दोस्तों अब आप समझ गए होंगे, आगे के पॉइंट को बहुत ईजिली समझ लेंगे कि मुद्रा की तरलता यानी कि प्रवाह को नियंत्रित करना। क्यों नियंत्रित करना? क्योंकि इससे इन्फ्लेशन है वो हमारा कंट्रोल रहेगा, अर्थात कम रहेगा। वहीं कीमत की स्थिरता अर्थात वस्तुओं की जो कीमत होती है, प्राइस होती है, उसको बनाए रखना अर्थात उसको लो बनाए रखना। कोई पेन अगर आप 10 रुपये का आज खरीद रहे हो तो सरकार या आरबीआई यही चाहेगी कि वो पेन आपको 10 दिन बाद या 10 महीने बाद भी 10 रुपये का मिले। अगर बढ़ना भी है तो 1 रुपये या 50 पैसे बढ़े। ऐसा ना हो कि कीमत में स्थिरता ही खत्म हो जाए और 10 रुपये का पेन 50 रुपये में बिकने लगा। इसको नियंत्रित करना होता है। वहीं आर्थिक संतुलन बनाए रखना होता है, जिसकी बात मैंने इस पॉइंट में कर दी है कि कैसे राजकोषीय नीति के साथ आर्थिक समृद्धि बनानी होती है। और साथ ही साथ विनिमय स्थिरता दोस्तों, जो मैंने ऊपर बात की थी विनिमय दर की, उसी में है कि डॉलर और रुपए के बीच में जो संबंध होता है उसको भी बनाए रखना। इसकी भी जानकारी हम आगे बहुत विस्तार से करेंगे जब हम विदेशी बाजार पढ़ेंगे, जहां पर हम एफडीआई और एफपीआई पढ़ेंगे। और एक सेकेंड लास्ट दोस्तों इसका पॉइंट है, समझिएगा, कि आर्थिक समृद्धि और मुद्रास्फीति के बीच सामंजस्य बनाए रखना। अब इस चीज़ को समझना दोस्तों कि मुद्रास्फीति से क्या होता है कि महंगाई को हम कम करते हैं और वहीं आर्थिक समृद्धि भी हमें बढ़ाए रखनी होती है। तो इनके बीच में एक सामंजस्य बनाना होता है, जो आरबीआई के लिए एक चुनौतीपूर्ण काम होता है। होता क्या है दोस्तों, अगर आपके पास जब पैसे अधिक आते हैं, लिक्विडिटी अधिक आ गई, तो लिक्विडिटी अधिक होने से आप डिमांड अधिक करेंगे और जब डिमांड अधिक करेंगे तो वस्तुओं की आपूर्ति क्या हो जाएगी दोस्तों, मार्केट में कम हो जाएगी। क्योंकि 10 पेन मार्केट में बचे थे, आपने 10 पेन खरीद लिए, तो अब तो मार्केट में पेन की कमी हो गई। तो उस पेन को और बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, प्रोडक्शन करना होगा। और जब प्रोडक्शन अधिक होता है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं हम क्या कहते हैं कि समृद्धि अधिक हो रही है, अर्थात आर्थिक समृद्धि बढ़ रही है, जीडीपी बढ़ रही है, जो हर एक देश के लिए अच्छी बात होती है। तो ध्यान देना दोस्तों, ये समृद्धि को बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं लिक्विडिटी को अधिक करना पड़ा, और जब लिक्विडिटी अधिक हो जाएगी तो महंगाई भी बढ़ जाएगी। इसीलिए आरबीआई चाहती है कि ये लिक्विडिटी थोड़ी कम रहे, जिससे मुद्रास्फीति हमारी नियंत्रित रहे। लेकिन जब मुद्रास्फीति कम करने का प्रयास करते हैं तो हमारी ग्रोथ रुक जाती है, जब हम ग्रोथ बढ़ाने का प्रयास करते हैं तो मुद्रास्फीति हमारी बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में सामंजस्य बनाए रखना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। इसको भी हम आगे की क्लास में बहुत चर्चा करेंगे, अभी नेक्स्ट टॉपिक में दोस्तों आ जाएगा ये चीज़। और लास्ट दिया दोस्तों 7वां पॉइंट कि प्रोडक्शन को अधिक प्रोत्साहन देना। वही 6ठे पॉइंट में जो मैंने बताया कि आर्थिक समृद्धि जब हम बनाते हैं तो प्रोडक्शन भी बढ़ता है। चलिए दोस्तों हम अगले टॉपिक पे चलते हैं, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। अब दोस्तों यहाँ पे हम आ जाते हैं, सॉरी दोस्तों यहाँ पर ये हेडिंग गलत पड़ गई है, ये हेडिंग नहीं होगी दोस्तों, ये इन्फ्लेशन अभी नहीं आएगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। मैं पीडीएफ में अपडेट कर दूंगा दोस्तों, ये पॉइंट नहीं होगा। यहाँ पे होना चाहिए था कि मौद्रिक नीति के प्रकार। दोस्तों ये आप लोग लिख लीजिएगा, अगर आप लोग नोट कर रहे हैं क्लास के साथ, तो मौद्रिक नीति के प्रकार क्या लिखेंगे दोस्तों, ये टाइप्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी है, न कि इन्फ्लेशन। तो ध्यान देना दोस्तों, इस इन्फ्लेशन को हमें कैलकुलेट नहीं करना है इसमें। चलिए दोस्तों हम बात करते हैं, मौद्रिक नीति भी 2 प्रकार की होती हैं। अब दोनों नीतियों को दोस्तों मैंने आपके सामने एक साथ रखा है, आप पहले एक एक नीतियों को समझिएगा। चलिए मैं एक एक कर देता हूँ, नहीं तो आपका आधा दिमाग दूसरे पे रहेगा और आप समझ नहीं पाएंगे। दोस्तों एक होती है कठोर मौद्रिक नीति। अब कठोर का मतलब क्या है यहाँ पर दोस्तों, कठोर का मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम लोहे की तरह कठोर होगा, ऐसा कुछ नहीं है, बस इसके व्यवहार में थोड़ी कठोरता आएगी। जब आरबीआई के द्वारा ब्याज दर में वृद्धि कर दी जाती है, ध्यान से समझना दोस्तों, बहुत अच्छे से इसका लिंकिंग बनेगा। जब तक आप लिंक नहीं बनाएंगे एक के बाद एक जो प्रभाव आ रहा है, तभी आप इसको समझ पाएंगे। जब ब्याज दर में वृद्धि होगी, अब ये ब्याज दर कौन सी होगी दोस्तों, तो
तो ये रेपो रेट हो सकती है, रिवर्स रेपो रेट हो सकती है, यही सारी ब्याज दर होती हैं जो हम कल की क्लास में शुरू कर देंगे। जब ब्याज दर में वृद्धि होती है तो तरलता का क्या होता है, प्रवाह कम हो जाता है। अब इसको समझिएगा कैसे कम होता है दोस्तों। जब आरबीआई अपनी इस ब्याज दर को बढ़ा देता है तो बैंक क्या करती हैं, आपको ही बताइए, अगर आपको महंगी रेट पर मिले अर्थात कि 10 की जगह 12% इंटरेस्ट रेट करके आपको लोन दिया जाए तो क्या आप लेना चाहोगे? बिल्कुल मना कर दोगे कि नहीं सर, हम इतना महंगा लोन नहीं लेंगे, हम जब सस्ता होगा तब ले लेंगे। कुछ इसी तरीके से बैंक भी व्यवहार करती हैं। जब बैंक क्या करती हैं, देखती हैं कि जब ब्याज दर अधिक हो गई है आरबीआई के द्वारा, आरबीआई ने रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट को अधिक कर दिया है, तो सामान्यतः बैंक भी आरबीआई से पैसा लेने से हिचकिचाती हैं, यानी दूरी बना लेती कि नहीं, हमें पैसा नहीं लेना है आपसे, क्योंकि आपने ब्याज रेट बहुत अधिक कर रखी है। तो ऐसे में क्या होता है, बैंकों के पास पैसा भी नहीं बचता है। नहीं बचने का मतलब बिल्कुल जीरो नहीं होता है, लेकिन पैसा कम हो जाता है, क्योंकि उन्होंने आरबीआई से लोन भी नहीं लिया और फिर भी वो अपना काम थोड़े से पैसे में चला रहे हैं। तो इसका मतलब वो आगे आगे का मतलब जो कस्टमर होंगे उनको भी तो पैसा कम ही देंगे। और इस तरीके से आरबीआई ने क्या किया, ब्याज रेट को बढ़ा के मार्केट में तरलता को कम कर लिया। और आप पीछे पड़ चुके हैं कि अगर तरलता कम होगी तो आपको पता है इन्फ्लेशन हमारी क्या होगी, कंट्रोल में रहेगी, अर्थात मुद्रास्फीति यानी महंगाई हमारी कंट्रोल में रहेगी, महंगाई नहीं बढ़ सकेगी, क्योंकि लोगों के पास जब पैसा नहीं जाएगा तो वो डिमांड भी नहीं कर पाएंगे दोस्तों। इसी तरीके से मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा दोस्तों कि ब्याज दर में जब वृद्धि होती है तो बैंक मना कर देती है कि हम पैसा नहीं लेंगे क्योंकि आपकी रेट महंगी है। और जब बैंक पैसा नहीं लेती है तो जब आप या आम नागरिक या निवेशक जब लोन लेने जाता है बैंकों से, तो बैंक कहती है हमारे पास भी पैसा बहुत कम रह गया है। तो इस वजह से मार्केट में पैसा क्या होता है, कम मात्रा में आता है और लोगों के पास फिर अपनी केवल आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए पैसे रह जाते हैं। बहुत अपने लग्जरियस या ऐशो आराम की ज़िंदगी जीने के ऑप्शन समाप्त हो जाते हैं। तो किसी भी वस्तु की कीमत बढ़ नहीं पाती दोस्तों। देखिए मैंने लिखा है कि जिससे अगला पॉइंट देखिए कि जब ब्याज रेट बढ़ जाती है और तरलता कम हो जाती है तो जैसे समग्र मांग यानी हमारी डिमांड भी कम हो जाती है, क्योंकि हमारे पास पैसे ही नहीं मिल पाते हैं फिर बैंकों से। और जब डिमांड में कम आएगी तो नो डाउट मुद्रास्फीति भी तो कम हो जाएगी। मान लेते हैं कि हम बैंक के पास गए, एसबीआई के पास, हमने कहा हमें 10 रुपये दे दीजिए, हमें पेन लेने हैं, लेकिन एसबीआई ने कहा कि आरबीआई ने ब्याज रेट महंगी कर रखी है, इसलिए हमने केवल वहाँ से 5 रुपये लिए या हमने पैसे भी नहीं लिए और हमारे पास टोटल 5 रुपये बचे हैं। तो आप क्या करेंगे, केवल 5 ही रुपये लेंगे फिर। और जब आप 5 रुपये लेके आए तो आप 10 रुपये में जो 10 पेन खरीद सकते थे, आप केवल और केवल 5 रुपये में 5 ही पेन खरीद पाएंगे। इसका मतलब पेन की आपूर्ति में कोई कमी नहीं हुई है और पेन की कीमत भी 5 रुपये में 5 ही रहेगी, यानी हमने महंगाई को कंट्रोल किया। तो आरबीआई भी इसी तरीके से ब्याज दर को बढ़ा के समग्र डिमांड को कम करती है, अर्थात लिक्विडिटी को जब कम करेगी तो डिमांड भी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगी, महंगाई कंट्रोल में रहेगी, नियंत्रित में रहेगी। जिसका अगला परिणाम क्या होता है दोस्तों, इसको समझते हैं हम। अगला परिणाम आप देखेंगे दोस्तों कि इसका समृद्धि पर देखिए, साफ देखिए, नकारात्मक प्रभाव है, विपरीत प्रभाव। क्यों? क्योंकि तरलता कम होने से निवेशकों के लिए भी पैसा कम प्राप्त होता है। जब निवेशक एसबीआई के पास गया या पंजाब नेशनल बैंक के पास गया, उसने कहा कि मुझे 5 करोड़ रुपए दे दीजिए, मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, मुझे प्रोडक्शन करना है। लेकिन एसबीआई ने कहा कि मेरे पास 5 करोड़ रुपए है ही नहीं और मैंने अतिरिक्त पैसा आरबीआई से भी नहीं लिया क्योंकि उसने ब्याज दर बढ़ा रखी है। तो ऐसी स्थिति में निवेशक को केवल 1 करोड़ रुपए मिला एसबीआई से। तो जो वो 5 करोड़ का प्रोडक्शन कर सकता था, अब बल्कि उसने कितना किया, केवल 1 करोड़ का प्रोडक्शन किया। तो नो डाउट प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा, अर्थात क्या हमने देखा कि जो समृद्धि है वो क्या हो गई, कम हो गई। अर्थात जो इकोनॉमिक ग्रोथ होनी थी, प्रोडक्शन कम हुआ तो हमारी ग्रोथ भी कम हो गई दोस्तों। और साथ ही साथ आप देखेंगे कि प्रोडक्शन हतोत्साहित हो जाता है। जो 5 करोड़ का हमें प्रोडक्शन करना था, अब वो केवल 1 करोड़ तक सीमित रह गया। तो आपने देखा कि किस तरीके से आरबीआई ने ब्याज दर को बढ़ाकर किस तरीके से प्रोडक्शन को भी कम किया, जो कि एक नकारात्मक प्रभाव है, और वहीं आरबीआई ने महंगाई को भी रोका, मौद्रिक या मुद्रास्फीति को भी कंट्रोल करने का प्रयास किया। चलिए दोस्तों, अब हम इसके दूसरे टॉपिक पे चलते हैं, सस्ती मौद्रिक नीति। दोस्तों सस्ती मौद्रिक नीति क्या होती है?
सिंपल सी चीज़ है, जब कठोर में ब्याज दर को बढ़ाया गया तो सस्ती में क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे एक कमी हो गई है, ये थोड़ा सा मैं अपडेट कर दूंगा। ये ब्याज दर में वृद्धि नहीं होगी दोस्तों, ये कमी होगी, क्योंकि उधर वृद्धि थी तो इधर कमी होगी। ध्यान देना दोस्तों कि आरबीआई के द्वारा ब्याज दर में कमी कर दी जाती है, और जब कमी हो जाएगी तो लिक्विडिटी क्या होगी, अधिक हो जाएगी मार्केट में। कैसे हो जाएगी, अब आप उसका जस्ट उल्टा समझ सकते हैं। जैसे ही ब्याज रेट 10 की जगह जब 12 हुई थी तो एसबीआई ने मना कर दिया पैसा लेने से, और मार्केट में पैसा कम आ पाया। लेकिन जैसे ही आरबीआई ने 10 की जगह 6 कर दिया इंटरेस्ट रेट, यानी कि 6% ब्याज रेट कर दी, तो एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, आईडीबीआई, इंडिया बैंक, सारी बैंक पहुंच गई आरबीआई के पास कि हमें भी पैसा दे दो, हमें भी पैसा दे दो। क्यों? क्योंकि ब्याज दर में कमी कर दी गई है। और जब उनके पास खूब ढेर सारा पैसा हो गया तो उन्होंने आगे चल के निवेशकों को भी पैसा दिया, आम व्यक्तियों को भी पैसा दिया, जिससे सभी के हाथ में मनी आने लगी, अर्थात अर्थव्यवस्था या बाजार में सबके पास पैसा पहुंचने लगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि तरलता का प्रवाह बढ़ गया, अधिक हो गया। उससे होता क्या है दोस्तों कि हमारी क्रय करने की शक्ति बढ़ जाती है, अर्थात हमारे पास जब पैसे अधिक आते हैं तो हमारी खरीदने की औकात अर्थात क्षमता बढ़ जाती है, और इसी को हम कहेंगे प्रभावी डिमांड बढ़ जाती है। अब आपके दिमाग में आएगा दोस्तों, तो हम यहाँ पर ये भी कह सकते थे कि मुद्रास्फीति बढ़ जाती है। ध्यान देना दोस्तों कि हमें मुद्रास्फीति तो बढ़ जाती है, यह भी एक प्रभाव है, लेकिन ऐसी स्थिति में हमें यह कहना ज़्यादा उचित रहता है कि डिमांड हमारी बढ़ गई। समझिएगा दोस्तों, जब ब्याज रेट को अधिक किया गया आरबीआई के द्वारा तो हमने कहा कि मुद्रास्फीति नियंत्रित कर ली गई। तो वो महंगाई को कंट्रोल करना अच्छी बात है, लेकिन महंगाई को बढ़ा दिया जाए सरकार के द्वारा या आरबीआई के द्वारा, ये किसी भी लिहाज से अच्छा नहीं कहलाएगा। तो हम यहाँ पर क्या कहते हैं कि हमने महंगाई नहीं बढ़ाई, बल्कि खरीदने की शक्ति को बढ़ाई, लोगों की डिमांड करने की पावर को बढ़ाया हमने, उनके पास पैसे पहुँचा के। जो इस समय कोरोना के दौरान आप देखेंगे कि लोगों के पास पैसे की कमी है, जिससे क्या हो रहा है, डिमांड नहीं हो पा रही है, तो लोग क्या करेंगे, पैसे की उम्मीद में बैठे हैं, जिसके लिए अभी मोदी जी ने 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया, जिसमें अब आम नागरिक अगर लोन लेगा तो उसके पास पैसे पहुंचेंगे और उस पैसे से वो डिमांड करेगा अपनी। तो मुझे उम्मीद है इतना आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। होता क्या है दोस्तों, अब इसका परिणाम भी देख लीजिए आप। जो अभी आपने देखा, इसका परिणाम होगा दोस्तों, इसका परिणाम कि जो प्रोडक्शन है, उत्पादन की जो फैक्ट्रियां हैं वो बढ़ने जाएंगी, वो तुरंत बढ़ जाएंगी, क्योंकि पहले 1 करोड़ का निवेश किया था, लेकिन अब हमने 5 करोड़ का निवेश कर दिया। कैसे कर दिया दोस्तों 5 करोड़ का निवेश? क्योंकि हमें पैसा अधिक मिला है, लिक्विडिटी अधिक हुई है। और आपको पता है प्रोडक्शन जब अधिक होता है तो हमें अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है, और जब अधिक श्रमिक होंगे तो हमें उनके रोजगार में भी वृद्धि होगी। हमने उनको अधिक से अधिक रोजगार दिया। और दोस्तों आपको मैंने चक्री प्रवाह में भी पढ़ाया था और वित्तीय व्यवस्था की भूमिका में भी पढ़ाया था एक डायग्राम से, कि किस तरीके से निवेशक जब उत्पादन करता है तो रोजगार देता है, रोजगार से श्रमिकों की आय बढ़ती है, आय से वो अपनी कुछ उपभोग की वस्तुएं खरीदते हैं, साथ ही साथ कुछ पैसे को बचत के रूप में फिर उसी वित्तीय संस्था अर्थात बैंक में जमा कर देते हैं। इसके बाद देखते हैं दोस्तों हम अगला, एक जो नेगेटिव इम्पैक्ट है, देखो मैंने इसको लास्ट में लिखा है कि इन्फ्लेशन अर्थात मुद्रास्फीति में भी वृद्धि हो सकती है, क्योंकि मांग से वस्तु की कीमत में वृद्धि आ जाती है। अब आप कहोगे सर मांग हमने की तो इससे वस्तु की कीमत का क्या अंतर है? खाने पीने की चीज़ पे मैं आपको समझाता हूँ। आप जब कभी पेपर देने जाते होंगे दोस्तों कहीं बाहर दूसरे डिस्ट्रिक्ट में या किसी दूसरे रीजन में या दूसरे राज्यों में, तो आप देखते होंगे कि एक समोसे की दुकान है जहाँ पर 10 समोसे रखे हुए हैं केवल, और वो एक समोसा 10 रुपये का देता था पहले से भी। लेकिन जैसे ही उसने देखा कि डिमांड करने वाले 25 लोग खड़े हैं यहाँ पे पेपर देने, तो 25 लोग गए होंगे मान लो एक सेंटर पे, लेकिन समोसे उसके पास केवल 10 हैं, तो वो क्या करेगा, 10 रुपये का समोसा अब 20 रुपये में बेचेगा। क्यों? क्योंकि उसने देखा डिमांड अधिक है, और जिसकी वजह से उसने 10 समोसे की कीमत 20 रुपये कर दी है। अब यह मत कहिएगा कि सर वो तो समोसे बहुत अधिक बना के रखेगा, क्योंकि उसे पता होगा पेपर है यहाँ पर तो समोसे की क्वांटिटी भी अधिक कर देगा। लेकिन ये सामान्य नियम मैंने बताया कि सामान्यतः इसी प्रकार से जब हम वस्तु की डिमांड करते हैं तो वस्तु की कीमत भी बढ़ जाती है। तो ये हम कहेंगे कि इन्फ्लेशन भी बढ़ सकती है। लेकिन हम हमेशा कहेंगे कि जब ब्याज रेट कम की जाती है आरबीआई के द्वारा तो लिक्विडिटी का फ्लो हो जाता है, जिसकी वजह से डिमांड अधिक होती है और प्रोडक्शन अधिक होता है और लोगों को अधिक से अधिक रोजगार मिलता है।
दोस्तों इसका एक बहुत अच्छा सा मैंने अभी चार्ट बना रखा है जो आगे डायग्राम में आपको समझ में आएगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स को दोस्तों हमेशा डायग्राम से समझने का प्रयास करिए, रटना नहीं है दोस्तों, डायग्राम से समझिए, बहुत मज़ा आएगा आपको। और पूरी इकोनॉमिक्स की क्लास में लगभग मैं आपको 50 से 60 डायग्राम आपको दे दूंगा, जिसमें आप पूरी इकोनॉमिक्स को डायग्राम के बेसिस पे समझ सकते हैं दोस्तों। और इसी तरीके से शॉर्ट नोट्स के रूप में, बहुत लेंदी रूप में नहीं लिखना है, केवल शॉर्ट नोट्स के रूप में आप लिंकिंग पावर को समझते हुए, लिंकिंग पावर को बढ़ाते हुए कि कैसे एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप एक दूसरे से लिंक है, आप उससे बहुत बेहतर समझ जाएंगे। चलिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इसका एक लास्ट पॉइंट लिखा है कि आर्थिक मंदी को दूर करने में सहायक होगा। कैसे होता है दोस्तों, बहुत आसान से आप समझ सकते हो। जब आप देखते हो कि वस्तुओं की सप्लाई तो अधिक है दुकानों में, लेकिन खरीदने वाला कोई नहीं है, तो हम क्या कहते हैं कि खरीदार कोई नहीं है, डिमांड कोई नहीं कर रहा है, लेकिन सप्लाई बहुत अधिक है, तो ऐसी स्थिति को हम मंदी कहते हैं। लेकिन जब दोस्तों हमने ब्याज रेट को कम करके लोगों के हाथों तक पैसा पहुंचा दिया और लोगों को प्रोडक्शन अधिक करने के साथ साथ रोजगार प्रदान कर दिया, तो लोगों के पास पैसा अधिक पहुंचा और उस पैसे से उन लोगों ने उन वस्तुओं को खरीदना शुरू कर दिया जो दुकानों में पड़ी हुई थी। तो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन का साइकिल फिर चल पड़ेगा, फैक्ट्री में फिर से प्रोडक्शन शुरू हो पड़ेगा। तो इसका मतलब हमने आर्थिक मंदी को दूर करने में एक भूमिका निभाई है। इसका मतलब कि जब हम ब्याज रेट को कम करते हैं तो आर्थिक मंदी भी दूर की जा सकती है। आइए दोस्तों अब हम इसके एक चार्ट पर चलते हैं, जो बहुत ही बढ़िया सा डायग्राम मैंने बनाया है, जो आपको बहुत ही ईजिली समझ में आ जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये है उसका डायग्राम और यही हमारी आज लास्ट क्लास खत्म होगी दोस्तों। यहीं पर देखिए मौद्रिक नीति को मैंने जो बनाया है, देखिए दोस्तों मौद्रिक नीति आपने पढ़ा, एक कठोर मौद्रिक नीति होती है, एक सस्ती मौद्रिक नीति होती है। अब इसको समझिएगा दोस्तों, आप नीचे मत देखिएगा दोस्तों, मौद्रिक नीति का उपकरण, अभी टॉपिक पे रहिए आप, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा आपको। मौद्रिक नीति दोस्तों एक कठोर होती है, और जब कठोर का मतलब कि हम ब्याज की रेट में क्या करते हैं, वृद्धि कर देते हैं, जिसकी वजह से लिक्विडिटी कम हो जाती है दोस्तों। और जब लिक्विडिटी कम होती है तो हम कहते हैं हमने मुद्रास्फीति को क्या किया, कंट्रोल किया, इन्फ्लेशन को हमने कंट्रोल किया। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं कि सस्ती मौद्रिक नीति जब करते हैं, अर्थात ब्याज रेट को हम कम करते हैं, तो मार्केट में अधिक से अधिक लिक्विडिटी पहुंच जाती है और लोग फिर क्या करते हैं, डिमांड करने लगते हैं, और जो रुका हुआ पहिया होता है फैक्ट्री का वो दोबारा चल पड़ता है, और फिर धीरे धीरे हमारे देखते हैं कि ग्रोथ बढ़ने लगती है, अर्थात रोजगार लोगों को मिलता है, अधिक से अधिक डिमांड होने लगती है, वस्तुओं की आपूर्ति करनी शुरू हो जाती है, ये सारा का सारा पहिया चल पड़ता है। तो आपने देखा दोस्तों, छोटे से डायग्राम में मैंने ऊपर के सारे बातों को समेट दिया कि कठोर मौद्रिक नीति होगी तो ब्याज रेट में वृद्धि होगी और लिक्विडिटी कम हो जाएगी और इन्फ्लेशन भी कंट्रोल होगा। वहीं दूसरा आप देखोगे सस्ती मौद्रिक नीति, जिसमें ब्याज रेट कम होती है तो अधिक से अधिक बाजार में पैसा होता है और लोग अधिक से अधिक डिमांड करते हैं और उत्पादन भी शुरू हो जाता है अधिक से अधिक। लेकिन दोस्तों इसका एक विपरीत प्रभाव भी पड़ता है, मैं आपको बताता हूँ विपरीत प्रभाव, आप समझ लीजिएगा, क्योंकि यूपीएससी दोस्तों इसी तरीके से कुछ क्वेश्चन पूछती है। मैं जरूर इसके क्वेश्चन कराऊंगा दोस्तों, बस इस टॉपिक को खत्म हो जाने दीजिए, भारतीय वित्त व्यवस्था को, तो फिर हम टॉपिक फर्स्ट की तरह हम टॉपिक सेकंड को कंप्लीट करने के बाद समग्र रूप से इसके कुछ क्वेश्चन जरूर करेंगे। दोस्तों अगर हमने कठोर मौद्रिक नीति की है तो कहीं ना कहीं हमने ग्रोथ को कम किया कि नहीं, क्योंकि जब आप पैसा कम पहुंचा रहे हैं ब्याज रेट से, जब पैसा कम होगा तो कंपनियों के लिए भी तो पैसा कम होगा ना, इसकी वजह से ग्रोथ कम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो वही लिखा है, देखिए कठोर मौद्रिक नीति का जो विपरीत प्रभाव होगा वो आर्थिक समृद्धि को कम कर देगा, क्योंकि निवेशकों के लिए पैसा कम पहुंचेगा, निवेशकों के लिए 5 करोड़ की जगह 1 करोड़ रुपए ही मिलेगा, तो प्रोडक्शन भी कम होगा और हमारी आर्थिक समृद्धि भी कम होगी और रोजगार भी कम हो जाएंगे, जाहिर सी बात है दोस्तों। वहीं अगर हम देखते हैं कि अगर सस्ती मौद्रिक नीति होती है, कैसी मौद्रिक नीति, सस्ती मौद्रिक नीति, तो इसका जो विपरीत प्रभाव पड़ेगा वो क्या करेगी, अगर पैसा अधिक हो जाएगा तो पैसा अधिक होने से लोग इन्फ्लेशन को बढ़ा देंगे। सामान्यतः तो डिमांड बढ़ाते हैं, लेकिन ये सकारात्मक संबंध होता है। मैंने यहाँ पे बात की है विपरीत प्रभाव की, नकारात्मक, तो नकारात्मक क्या देखेंगे कि महंगाई बढ़ जाएगी। तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि कठोर मौद्रिक नीति कैसे विपरीत प्रभाव डालेगी ग्रोथ पे और सस्ती मौद्रिक नीति कैसे प्रभाव डालेगी इन्फ्लेशन कंट्रोल पे। ठीक है दोस्तों, और कल से हम पढ़ेंगे दोस्तों मौद्रिक नीति के उपकरण दोस्तों। और हाँ दोस्तों, अगर जिनको पीडीएफ नहीं मिल पा रहा है तो वो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, उस जगह मैंने जो है कि सारे पीडीएफ डालता रहता हूँ और टेलीग्राम चैनल का लिंक
इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें बहुत ही आसान शब्दों में लगभग समझ में आ गई होगी। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर करिए और साथ ही वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और बेल आइकन को ज़रूर दबाना, जिससे आपको आगे की वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।